हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पायनियर में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का केमिस्ट्री। ठीक है। और हम जो है कि एकदम पूरे बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, एकदम शून्य लेवल से, जीरो से एकदम। ठीक है। जीरो से भी एकदम जीरो मतलब माइनस में एकदम चले जाएंगे। ठीक है। वहाँ से हम लोग केमिस्ट्री को सीखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। आज का जो ये लेक्चर होने वाला है बहुत ही एकदम इंट्रोडक्शन लाइक होने वाला है। इसमें हम बात करेंगे केमिस्ट्री के बारे में, इसका इम्पोर्टेंस कहाँ होता है, केमिस्ट्री में क्लास 11th का जो केमिस्ट्री पोर्शन है हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है। बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। हम ये मान के चल रहे हैं कि आपने अभी तक अच्छी तरीके से केमिस्ट्री को नहीं पढ़ा है या अच्छी तरीके से केमिस्ट्री को नहीं सीखा है। ठीक है। हम ये भी मान के चल रहे हैं कि आपने जितना भी केमिस्ट्री पढ़ा है आपसे परीक्षा में पास होने के लिए पढ़ा है, आपने केमिस्ट्री पढ़ने के लिए नहीं पढ़ा है केमिस्ट्री को। ठीक है। तो चलिए बिना समय गवाए इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो जहाँ तक हमने क्लास 10th तक किया है या जितना हम लोग क्लास 10th में पढ़े हैं उसके हम आगे चलते हैं। तो क्लास 10th में यानी 10 में क्या था कि जो हम लोगों का एक साइंस का बुक था, है ना। अब जैसे हम लोग 11th में आए तो वहाँ पर क्या होगा, फिजिक्स का अलग हो जाएगा बुक, केमिस्ट्री का अलग बुक हो जाएगा और बायोलॉजी का अलग बुक है। ठीक है। यानी अगर हम बात करें फिजिक्स का, है ना, सॉरी साइंस यानी विज्ञान के बारे में, तो इसको हम 3 भागों में बांट देते हैं। आप लोग पता ही होगा, पहला होगा हम लोगों का फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री, ठीक है, और तीसरा क्या है, बायोलॉजी। तो ये हम लोग का 3 ब्रांच है साइंस के अंतर्गत। हम बात करेंगे केमिस्ट्री के हिसाब से, है ना, केमिस्ट्री को लेकर चलेंगे। लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में क्या क्या हमको पढ़ना होता है। तो अगर हम बात करें फिजिक्स में, तो फिजिक्स में हम उन चीज़ों को पढ़ते हैं या पढ़ने की कोशिश करते हैं जो कि प्रकृति में यानी नेचर में हो रही होती हैं। ठीक है। चाहे वो दिन रात का होना हो, है ना, सूर्य अस्त होना, सूर्य उदय होना, या फिर सूर्य अस्त और सूर्य उदय के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, बाकी समय सफ़ेद क्यों दिखाई देता है। ठीक है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ये सब जितने भी वातावरण में या फिर प्रकृति में जो भी घटनाएं हो रही होती हैं, यह सब कौन एक्सप्लेन करता है, हमारा फिजिक्स, है ना। और कहा जाता है जो हमारा फिजिक्स होता है इज द मतलब फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स नेचर विच डील्स व्हाट हैपेंस या वाई हैपेंस थिंग्स इन नेचर, यानी चीज़ क्यों प्रकृति में हो रही है इसके बारे में जानकारी देता है। वह क्यों का जवाब देता है वाई, है ना, और हाउ का भी जवाब देता है। तो ये जो हमारा फिजिक्स रहता है ये 2 चीज़ का जवाब देता है, वाई एंड हाउ, है ना, वाई एंड हाउ, क्यों और कैसे हो रहा है। अगर न हो तो क्या होगा, अगर हो रहा है तो कैसे हो रहा है। ये सब बात हम कहाँ पढ़ते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं। और सबसे अच्छा चीज़ भी यही होता है सीखने के लिए। अगर मान लीजिए कोई एक टॉपिक हमको समझ में आ गया तो उससे बस 2 क्वेश्चन हम करेंगे या करने की कोशिश करेंगे कि पहला ये क्यों है और कैसे है। अगर 2 क्वेश्चन हमको पता चल गया किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो हम उसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, वाई एंड हाउ। ठीक है। अब बात करें हम केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री क्या होता है, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच इन विच वी स्टडी अबाउट कंपोजिशन, प्रॉपर्टी, है ना, प्रॉपर्टी स्ट्रक्चर ऑफ मैटर इन एंड दियर ट्रांसफॉर्मेशन। यानी हम इसमें क्या करते हैं, मैटर के हम स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी, है ना, और फिर इसके हम प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर और कंपोजिशन यानी किससे मिलकर बना हुआ है, इसके बारे में हम बात करते हैं केमिस्ट्री में। और बायो में है क्या होता है कि इसमें हम जो प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, जो भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके बारे में हम डिटेल में अध्ययन करते हैं। तो हो गया हम लोग का बायोलॉजी। बायोलॉजी को फर्दर 2 भागों में कैटेगरी में बांटा गया है। पहला होता है बॉटनी, दूसरा होता है जूलॉजी, है ना। हालांकि ये बायोलॉजी का है, तो हम किस पर अध्ययन करेंगे या किसका अध्ययन करेंगे हम लोग, केमिस्ट्री का। ठीक है। किसका अध्ययन करेंगे, केमिस्ट्री का। तो अगर हम क्लास 11th की बात करें तो क्लास 11th में क्या है
कि केमिस्ट्री को समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 भागों में बांटने की कोशिश की गई है। ठीक है, पहला जो केमिस्ट्री है या केमिस्ट्री का जो शाखा है, पहला होता है फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, पहला क्या है, कौन सा, फिजिकल केमिस्ट्री। सेकेंड है हम लोगों का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और तीसरा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। तो ये 3 सब डिवाइड किया गया है केमिस्ट्री को, है ना। और पहले हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्लास 11th का जो सिलेबस है, उस सिलेबस में फिजिकल केमिस्ट्री कितना टॉपिक है, कितना चैप्टर है, कौन सा चैप्टर है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन से चैप्टर आते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन से चैप्टर आते हैं। लेकिन हम इसमें ये देख लेते हैं कि हमको इनमें कैसे अप्रोच रखना है, कैसे पढ़ने की ज़रूरत है, या हम इसको कैसे पढ़ेंगे। हर एक जो हमारी केमिस्ट्री की शाखा है, चाहे फिजिकल हो, जाए केमिकल इनऑर्गेनिक हो, जाए ऑर्गेनिक हो, हर चीज़ों की पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है। अगर बात करें फिजिकल केमिस्ट्री का, तो फिजिकल केमिस्ट्री हम क्या पढ़ते हैं, जैसे हम कोई एक थियोरी पढ़ते हैं, फिर उससे रिलेटेड हम कोई एक फार्मूले को देखते हैं, फिर उसके ऊपर उससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, यानी आपका जैसे फिजिक्स होता है ना, फिजिक्स में थियोरी पढ़ते हैं, फिर उससे हम उस पर फार्मूले को डिराइव करते हैं, फिर उस पर हम रिलेटेड न्यूमेरिकल करते हैं। जस्ट लाइक फिजिक्स हम इसमें भी करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। ठीक है, अभी देखेंगे कि इसमें कौन कौन से चैप्टर भी आते हैं। दूसरा है हम लोग का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब कार्बनिक रसायन। इसमें हम क्या करते हैं, कार्बन और उसके यौगिकों का मुख्यतः अध्ययन करते हैं, है ना। और इसमें कई सारे रिएक्शंस आते हैं जो हमको समझने की जरूरत होती है। लोग इसको याद कर रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि आप उसको समझें, महसूस करें, न कि रटे, है ना। तो ये हो गया हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में, है ना। याद होगा क्लास 10th में पढ़ाया जाता था, धुंधला से याद आ रहा हो आपको। तो पीरियोडिक टेबल ऐसे था, है ना, उसमें कई सारे एलिमेंट थे, है ना, बहुत सारे एलिमेंट थे, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो आपको अब क्या हो गया कि मोटा पता चल गया है कि किस में हम किसका अध्ययन पढ़ते हैं, या कैसे अप्रोच रखना, कैसे उसमें पढ़ना होता है। अब हम यह बात करने की कोशिश करते हैं कि जो फिजिकल केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसमें कौन कौन से चैप्टर आते हैं क्लास 11th के, तो उसको हम पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें पहला जो फिजिकल केमिस्ट्री है, तो इसमें जो है कि हम लोगों को पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, है ना। तो फिजिकल केमिस्ट्री में हम कौन कौन से चैप्टर का अध्ययन करते हैं। पहला है हम लोगों को इसमें सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो उसके लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम उसको इस चैप्टर में देखते हैं। और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें हम कई बहुत ही बेसिक चीज़ों का अध्ययन करते हैं जो नॉर्मल बच्चे छोड़ भी देते हैं, नहीं पढ़ते उसको। जैसे इसमें आता है मोल आप तक जब से नहीं पढ़ेंगे, एक भी इसमें का एक सवाल भी नहीं हिला सकते उसमें का। और इसी से रिलेटेड क्लास 12th में एक चैप्टर दिया गया है फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत ही आता है, जिसका नाम है विलेयन सॉल्यूशन। वह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जब तक ये आपको नहीं आएगा समझ में, या इसको आप नहीं समझ रहेंगे, उसको समझने में दिक्कत होगा। या यूँ कहें जैसे जो क्लास 12th का जो हम लोग केमिस्ट्री है, अगर उसको हमको अच्छी तरीके से समझना है, अच्छी तरीके से उसको देखना है, उसमें बोर्ड में को नंबर लाना है, तो क्लास 11th की केमिस्ट्री अपने मुट्ठी में होनी चाहिए। ठीक, बात करते हैं हम लोग दूसरे चैप्टर की। तो दूसरा चैप्टर है हम लोगों का स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक, आगे बात करेंगे तीसरा या हम सी नाम देते हैं इसको। तो सी हमको पढ़ना है इसमें क्लासिफिकेशन। चलो, इसमें नहीं आएगा क्लासिफिकेशन, वो इसमें चला जाएगा आपका इनऑर्गेनिक में। अगला हो जाएगा इसमें हम लोगों का थर्मोडायनेमिक्स, है ना,
डायनेमिक्स। आगे है हम लोगों का इसमें केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिक्यूलर स्ट्रक्चर। मोलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ठीक। आगे बात करें इसमें पांचवा या ई का, तो इसमें हमको आता है पढ़ने के लिए स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर। आगे है हम लोगों का ABCDEF। इसके बाद इसमें आता है एक चैप्टर जिसका नाम है इक्विलिब्रियम। बहुत ही शानदार चैप्टर ये भी है, पढ़ेंगे तो मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। इक्विलिब्रियम है ना, तो यहाँ पर ये जो चैप्टर है इसको हमको कहाँ पढ़ना होता है, फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ना होता है ना, इन सभी चैप्टरों को। बात करते हैं अब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, है ना। इसको पहले आप एक बार देख लिए, इसको अगर नोट करना है तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, या फिर इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे हम बात करेंगे अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। तो आर्गोन जो हमारा कार्बनिक रसायन है या फिर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें जो है कि 2 चैप्टर आते हैं। हम बात कर रहे हैं अब किसके बारे में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहला है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, ये पहला हो जाएगा चैप्टर। और दूसरा है हम लोग इसमें हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ना है, हाइड्रोकार्बन के बारे में, है ना। चलिए ये हो गया हम लोग का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया। अगला है हम लोगों का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जैसे हम बताएं जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें पढ़ा जाता है पीरियोडिक टेबल के बारे में, है ना। और इसमें मुख्यतः 4 चैप्टर आते हैं। पहला है हम इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पेरियोडिसिटी, ठीक है, पेरियोडिसिटी। आगे बी है यस ब्लॉक एलिमेंट, यस ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, यस ब्लॉक एलिमेंट्स। सी है पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और डी है इसमें लास्ट एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ठीक है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। तो ये हम लोगों का क्लास 11th का सिलेबस होने वाला है, ठीक है। और इस तरीके से हम अप्रोच करेंगे। पहले आपको पढ़ाएंगे फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री, फिर उसके बाद संभवतः ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद बात करेंगे हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। पहले आज हम इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री, जो पहला चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को पढ़ने की कोशिश करेंगे। आप बताइएगा अपने माध्यम से या कमेंट के माध्यम से कि आपको इन तीनों केमिस्ट्री में से फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में कौन सबसे पहले पढ़ना है। तो हम इसको पहले बनाते हैं इस वीडियो को, जो पहला चैप्टर है, फिर अगर जैसा आपको लोगों का डिमांड रहेगा उस हिसाब से ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक या फिर फिजिकल को स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं हम लोग पहला चैप्टर जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। तो हेडिंग लगाएंगे हम लोग, चैप्टर का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, है ना। और हम ये मान के चलते हैं कि आप लोग अपने साथ कॉपी पेन साथ लेकर बैठे
और जो भी यहाँ चीज़ें बताई जा रही हैं उसको आप अपने कॉपी पर नोट भी करते जा रहे हैं, है ना। इसका फ़ायदा तभी होगा जब आप अपने साथ नोट पेन या फिर कॉपी पेन साथ लेकर बैठे और जो भी इसमें बताया जाए उसको आप साथ साथ कॉपी करते रहें, है ना। ऐसे क्या होगा, कोई मतलब निकलेगा नहीं। एक मतलब जब हम पढ़ाएंगे आप लोगों को समझ में आएगा, फिर उसको जब रिवाइज़ करना होगा तो जब नहीं लिखे रहेंगे तो कहाँ से रिवाइज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आप निश्चित कीजिए कि आपके पास पेन और कॉपी हो। तो अगर बात करें सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को, तो पहले इसमें यह बताया गया है कि जो केमिस्ट्री है इसका इम्पोर्टेंस कहाँ पर है, या केमिस्ट्री का महत्व कहाँ है, इसका उपयोग कहाँ होता है। तो बता सकते हैं जैसे कि हम लोग जो दूध होता है, दूध से दही बनाते हैं, तो ये भी क्या होता है, हम लोग का एक केमिकल रिएक्शन ही होता है, रासायनिक अभिक्रिया होता है। यह भी एक क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक मैटर से दूसरे मैटर में, ठीक है। तो पहला इसका इम्पोर्टेंस हो गया कर्ड से, सॉरी मिल्क टू कर्ड। हम बात करें इसके इम्पोर्टेंस की, किसकी इम्पोर्टेंस की, केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस। सो पहला हो गया मिल्क से कर्ड बनाना। दूसरा होता है रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन यानी लोहे में जंग लगना, यह भी क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक। और अगला है हम लोग जैसे जो भी हम खाना खाते हैं, फूड को इनटेक करते हैं, हमारे अंदर क्या होता है, उसको छोटे छोटे भाग में ब्रेक किया जाता है और उसको हम बोलते हैं डाइजेशन। डाइजेशन में होता है क्या है कि जो हम बड़े मॉलिक्यूल खाते हैं उसको हम एंजाइम के थ्रू, एंजाइम के द्वारा उसको छोटे छोटे भागों में ब्रेक किया जाता है। तो ये भी क्या है, हमारी एक एंजाइमेटिक रिएक्शन है, ठीक है, यानी केमिकल रिएक्शन है। तो हो जाएगा हम लोग का डाइजेशन, डाइजेशन हो गया। और एक प्रोसेस होती है इसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, है ना, इसको हिंदी में बोलते हैं उपापचय, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, इसमें जैसे कोई भी एक कोशिका होता है। अब कोशिका क्या होता है, जैसे हम लोगों का जो बॉडी होता है छोटे छोटे यूनिट्स में से बना होता है, उस यूनिट को बोलते हैं कोशिका। जैसे इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे जो हमारा घर होता है, घर छोटे छोटे ईंटों से मिलकर बना होता है, ठीक उसी प्रकार हम लोगों का जो शरीर छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो अगर बात करें हम एक कोशिका में, तो एक कोशिका में क्या होता है, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। हम लोग का फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन होता है ना, ऑक्सीजन होता है। यही सब चीज़ें मिलकर के हमारा पूरे कोशिका का निर्माण करती हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें टूटती भी हैं, बनती भी हैं। यानी हमारे कोशिका के अंदर, सेल के अंदर कई सारे रिएक्शन में बड़े चीज़ छोटे चीज़ में टूटता है और बहुत सारे रिएक्शन में छोटे चीज़ मिल करके बड़े वस्तुएं बनता है या बड़ा कंपाउंड बनता है। तो इन सभी सामूहिक रूप से, यानी अभी जो भी सेल में रिएक्शन हो रहे होते हैं उनको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो हमारे सेल में भी रिएक्शन होते रहते हैं, इसे बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। और हम जब खाना खाते हैं तो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक किया जाता है, इसे बोलते हैं डाइजेशन। ये एंजाइम के द्वारा होता है। ये भी हमारा क्या होता है, इंपॉर्टेंस होता है केमिस्ट्री का, है ना, यानी यहाँ भी केमिस्ट्री। अगला है जैसे कि जो सीमेंट बनाए जाते हैं, सीमेंट्स घरों को जोड़ने के लिए, ईंट को, वह भी हमारा किससे बना हुआ होता है, केमिस्ट्री से बना हुआ होता है या केमिकल से बना हुआ होता है। पांचवा है इसमें जो हम लोशंस यूज करते हैं, लोशंस एंड क्रीम्स, है ना, ये भी हमारे क्या होते हैं, केमिकल से बने हुए होते हैं, है ना। जो भी हम जैसे लोशंस बाहर जाते हैं तो लोशंस लगा लेते हैं स्किन्स पर, है ना, चेहरे पर क्रीम्स लगा लेते हैं गोरे होने के लिए या फिर जैसा आप समझे पिंपल्स को हटाने के लिए। तो ये भी हमारे क्या होता है, हमारा केमिकल्स से भी बना होता है ना। और आगे हो जाएगा हम लोगों का छठवां, जो एक इसमें जो जैसे सन ग्लासेस यूज किए जाते हैं, है ना, सन ग्लासेस यूवी रेज से प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वही हमारे किससे बने होते हैं, सन ग्लासेस यूवी रेज से बने हुए होते हैं, सॉरी केमिकल से बने हुए होते हैं। या फिर जो हम कपड़े को साफ करते हैं सोप से, सोप्स डिटर्जेंट, वही हमारे क्या कैसे बने हुए होते हैं, केमिकल से बने हुए होते हैं, है ना, सोप्स एंड डिटर्जेंट। तो ये हमारे किससे बने हुए होते हैं, केमिकल से बने होते हैं। तो अगर आपको समझना है कि ये सब चीज़ें डिटेल में कैसी होती है, सीमेंट कैसे बनता है, लोशन क्रीम कैसे बनाए जाते हैं,
सोप्स और डिटर्जेंट कैसे बनाया जाता है, हालांकि आप लोग इसको क्लास 10th में थोड़ा मोड़ा पढ़े होंगे, मिसेल के बारे में, है ना, थोड़ा मोड़ा याद आ रहा होगा। तो अगर आपको इसको सीखना है कि कैसे होता है तो आपको केमिस्ट्री पढ़ना चाहिए और सीखने की कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी चीज़ें क्यों हो रही हैं और कैसे हो रही हैं। ठीक है, वाई एंड हाउ, दो चीज़ पता होना चाहिए किसी भी चीज़ से और आप पढ़ रहे हैं उसके बारे में। तो चलिए अब हम बात करते हैं, ये हमारा हो गया इम्पोर्टेंस। आगे बात करेंगे हम लोग मैटर के बारे में, है ना। और मैटर आप लोग कक्षा आई थिंक 6, 7, 8, 9, 10 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो काफ़ी फैमिलियर होंगे। तो हम मान के चलते हैं आपको ये भी नहीं आता, थोड़ा मोड़ा आता है, इसको भी हम एकदम स्ट्रॉन्ग करते हुए चलते हैं ताकि आपको बाद में कोई भी दिक्कत ना हो किसी चीज़ को समझने के लिए। तो हम बात करें पहले मैटर के बारे में, तो मैटर को हम बोलते हैं यानी पदार्थ, है ना। क्या बोलते हैं हम लोग? पदार्थ बोलते हैं। पदार्थ क्या होता है? कोई भी चीज़ जिसका कोई एक मास हो या वॉल्यूम हो और उसको कहीं हम रखें स्पेस में, तो अपना जो स्पेस हो ऑक्यूपाई करे, है ना। यानी इसको ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई और स्पेस इज कॉल्ड मैटर। फॉर एग्जाम्पल लेट से दिस इज अ मार्कर, यहाँ हमारे पास मार्कर है, जिसका कुछ ना कुछ मास है ना, और इसका कुछ ना कुछ एक क्या है वो स्पेस घेर रहा है, जहाँ पर ये हाथ में रखें जितना स्पेस घेर रहा है, और कुछ ना कुछ इसका मास भी होगा 50 ग्राम मान लेते हैं। तो इसमें दोनों चीज़ें, तो इसको हम क्या बोलेंगे? मैटर बोल देंगे, है ना। जैसे हमारे पास एक यहाँ पर डस्टर है ना, डस्टर का भी क्या एक मास है, इसका कुछ ना कुछ मास होगा और इतना स्पेस घेरा है इतना पूरा, तो ये भी क्या हो जाएगा? मैटर। इनफैक्ट हमको अपने चारों तरफ जो भी चीज़ें दिखाई देती हैं सब मैटर है। हवा भी आ जाएगा मैटर, ठीक है। एयर भी हमारा क्या है? मैटर है, क्योंकि वो भी हमारा स्थान घेरता है और उसका मास होता है। अब हम मैटर को दो तरीके से बांटने की कोशिश कर सकते हैं। पहले बांट सकते हैं हम लोग फिजिकल के आधार पर, दूसरा बांट सकते हैं हम लोग केमिकली यानी केमिकल के आधार पर। भौतिक रूप से बांट सकते हैं और रासायनिक रूप से बांट सकते हैं। तो अगर हम बात करें भौतिक रूप से मैटर को बांटने के लिए, तो मैटर को हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला होता है सॉलिड, लिक्विड, और तीसरा क्या होता है? गैस। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसमें क्या होता है? सॉलिड का एग्जांपल आप समझ सकते हैं, जो सॉलिड हो, ठोस हो, जैसे मार्कर आ जाएगा, डस्टर आ जाएगा, व्हाइट बोर्ड आ जाएगा, मोबाइल आ जाएगा, ये सब क्या हमारे सॉलिड होते हैं। लिक्विड में आ जाएंगे जैसे तेल हो गए, है ना, पानी हो गया, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे? लिक्विड हो जाएंगे। गैस में जितने भी तमाम प्रकार के गैस होते हैं, चाहे नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे? गैस हो जाएंगे। अगर बात करें हम लोग सॉलिड का, तो जो सॉलिड में इसमें एग्जांपल बता दिए हम लोग क्या क्या आता है। जो सॉलिड होता है इसमें बीच में क्या होता है, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं सॉलिड है ना, और ये जो सॉलिड होता है छोटे छोटे पार्ट्स से मिलकर बना होता है, और इन पार्ट्स को हम बोलते हैं, एक पार्ट्स को कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स, है ना, यानी हिंदी में बोलते हैं इसको अवयवी कर, या फिर ऐसे कर सकते हैं कि जो ठोस होते हैं वो अणुओं या परमाणु से मिलकर बने होते हैं, हम उसको भी नहीं लेते हैं, है ना। हम मान के चलते हैं आपको अणु परमाणु भी नहीं आता, हम उसके जगह लेते हैं अवयवी कर, है ना। बात करेंगे क्या होता है अणु और परमाणु, हम मान के चलते आपको वो भी नहीं आता, तो आप बताएंगे आपको हम उसके बारे में। आप पहले इसी ऐसे समझिए, जो सॉलिड होता है वो छोटे छोटे पार्ट्स से मिलकर बना हुआ होता है, और एक पार्ट्स को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल, हिंदी में अवयवी कर। ठीक, तो इसमें क्या होता है? इसमें दो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण का जो बल होता है काफ़ी अधिक लगता है। जब अधिक लगे तो क्या होगा? इसके बीच में कोई भी गैप नहीं रह जाएगा। जब गैप नहीं रह जाएगा तो ये सब बहुत ही पास पास आ जाएंगे, है ना। तो इसमें क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बहुत ही हाई होते हैं, और इसमें इंटर मोलिक्यूलर स्पेस
बहुत ही कम होता है। इंटरमॉलिक्यूलर मतलब समझ लीजिए यहाँ जो स्थान है, ये वाला स्थान, ये जो रिक्त स्थान बचे हैं, ये बहुत कम होता है। जब पास पास होंगे, जाहिर सी बात है, जब पास हो जाएंगे तो स्थान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक। और इनका जो अगर सॉलिड होता है, इनका जो प्रॉपर्टी होता है, इनका प्रॉपर्टी में आपका आ जाएगा वॉल्यूम और शेप। तो इनका वॉल्यूम और शेप दोनों का क्या होता है, डिफिनेट होता है, यानी निश्चित होता है। ठीक, यानी आयतन और आकार दोनों का निश्चित होता है। क्योंकि ये समझिए हमारे मार्कर ठोस था, अब इसको चाहे हम यहाँ रखें अपने हथेली पर तो भी 50 ग्राम का अगर है तो 50 ग्राम का ही रहेगा। अगर हम किसी इसको उठा कर दें इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया तो भी इसका मास 50 ही ग्राम रहेगा। दूसरा चीज़, ये पहला हो गया। दूसरा चीज़, जितना स्थान हमारे हाथ या हथेली पर घेर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है, उतना स्थान ये जहाँ हम रखेंगे ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड, वहाँ भी स्थान घेरेगा। तो इसका न तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है, नहीं तो इसका शेप चेंज हो रहा है। जिसको क्या बोलेंगे, डिफिनिट, यानी निश्चित है, चेंज नहीं हो रहा है। तो यह आ जाएगा सॉलिड में। ठीक। लिक्विड में क्या होता है, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के मुकाबले, ठोस के मुकाबले कम होते हैं। जब अट्रैक्शन कम होगा तो इनके बीच में फोर्स, जो इनके बीच में दो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में रिक्त स्थान बहुत ही ज़्यादा पाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं पाया जाएगा, लेकिन सॉलिड के मुकाबले अधिक पाया जाएगा। ठीक है। और इनके बात करें वॉल्यूम और शेप की, तो इनका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम वो सेम रहता है, यानी डेफिनेट होता है, लेकिन इनका जो शेप होता है इनडेफिनेट हो जाता है ना। जैसे अगर इसका एग्जांपल द्वारा समझने की कोशिश करें तो लिक्विड में हम लोग आता है पानी। तो मान लेते हैं कोई कंटेनर है ना, और यहाँ पर इसमें 5 लीटर पानी भरा हुआ है। कितना भरा हुआ है पानी, 5 लीटर भरा हुआ है, 5 लीटर। और इसको हम एक किसी थाली में से इसको हम रख रहे हैं। अब इसी 5 लीटर को इसमें हम उड़ेल दे रहे हैं, इसमें डाल दे रहे हैं। तो होगा क्या, क्या ये जो 5 लीटर पानी इसमें कंटेनर में था, ये 6 लीटर हो जाएगा? या 5 लीटर था तो 4 लीटर हो जाएगा? नहीं रह जाएगा। जितना इसमें था उतना इसमें ही रहेगा। तो 5 लीटर इसमें था तो 5 लीटर इसमें भी होगा। पूरा पानी इसमें डालें, पूरा पानी जितना इसमें था कंटेनर में पूरा डाल दिए हैं। ये पहला। तो इसका जो वॉल्यूम था 5 लीटर यहाँ भी, 5 लीटर यहाँ भी, तो इसका वॉल्यूम सेम रहा। लेकिन बात करें शेप का, तो इसका देखिए शेप पहले कैसा था, इस कंटेनर में जब कंटेनर में रखे थे तो इसका जो शेप था कंटेनर के हिसाब से था, या कंटेनर का स्थान ऑक्यूपाई किया था। जब इसको हम थाली में रखें तो ये थाली का स्थान ऑक्यूपाई कर लिया। तो इसका यह मतलब हुआ कि हम लिक्विड को जिस भी कंटेनर में रखते हैं उसका स्थान ऑक्यूपाई कर लेता है, घेर लेता है। यह होती है हम लोगों की लिक्विड की प्रॉपर्टी। अगर बात करें हम लोग गैस की, तो गैस की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसमें न तो वॉल्यूम और न ही इसका शेप डिफिनिट रहता है। तो जब डिफिनिट नहीं होता है तो उसको बोलते हैं इनडिफिनिट, अनिश्चित बोलते हैं। तो गैस का क्या होता है, इसका न तो आयतन और न ही इसका आकार निश्चित होता है, अनिश्चित होता है। ठीक है। और बात करें गैस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में, तीन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है इन दोनों के मुकाबले। सॉलिड में सबसे अधिक था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उससे कम लिक्विड में, फिर उससे कम गैस में होता है। और बात करें हम रिक्त स्थान की, यानी दो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में सबसे स्थान रिक्त स्थान कहाँ होता है, तो सबसे अधिक होता है गैस में, देन लिक्विड में, देन सॉलिड में। आई बात है। तो इसका हम लिखवा देते हैं। पहला अगर बात करें हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, तो सबसे अधिक होती है सॉलिड में, फिर उससे कम होती है लिक्विड में, फिर उससे कम होती है गैस में। ठीक है। अगर बात करें हम रिक्त स्थान की, यानी वॉइड्स की, वॉइड्स इन टू कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स के बीच में, पार्टिकल्स के बीच में, तो क्या होगा, सबसे अधिक होती है गैस में, फिर उससे कम होती है लिक्विड में, फिर उससे कम होती है सॉलिड में। ठीक। तो ये हम लोग का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का उसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। और ये होगा वॉइड इन टू कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच का इंक्रीजिंग ऑर्डर। इधर से इधर जाएगा तो घट रहा है। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं मैटर को बांटने के लिए।
केमिकल्स के आधार पर, है ना। अभी तक हम लोग किसके आधार पर बांटे हैं, फिजिकल के आधार पर। अब लोग बांटेंगे मैटर को केमिकल के अकॉर्डिंग। तो अगर बात करें हम केमिकल के आधार पर मैटर को बांटने के लिए, तो इसमें हम मैटर को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला होता है प्योर सब्सटेंस और दूसरा होता है इसमें मिक्सचर, ठीक है। सो नाउ अब हम लोग क्या करने वाले हैं, मैटर को बांटने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल्स, केमिकली। तो मैटर को हम लोग केमिकल के अकॉर्डिंग हम लोग दो भागों में बांटते हैं। पहला प्योर सब्सटेंस और दूसरा होता है हम लोगों का मिक्सचर, ठीक है। दूसरा क्या होता है, मिक्सचर होता है। पहला प्योर सब्सटेंस और दूसरा मिक्सचर। बात करें हम प्योर सब्सटेंस, इसमें क्या होता है कि हमारा जो भी मैटर रहता है वह शुद्ध अवस्था में रहता है, यानी प्योर स्टेट में रहता है, तो उसको बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। और उसमें अगर मिलावट रहता है, एक से अधिक मैटर रहता है अगर, तो उसमें बोलते हैं हम लोग मिक्सचर, है ना। अब प्योर सब्सटेंस को इसको फर्दर हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला होता है एलिमेंट्स और सेकेंड होता है कंपाउंड, ठीक है। पहला क्या होता है एलिमेंट्स और दूसरा क्या होता है कंपाउंड होता है। और मिक्सचर को भी हम दो भागों में बांटेंगे। पहला इसमें बांटेंगे हम होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, और दूसरा होगा हेट्रो या हेट्रोजीनियस जीनस मिक्सचर, ठीक है। होमोजीनियस और हेट्रोजीनस, जीनस भी बोल सकता हूँ, जीनियस जीनस नहीं बोलेंगे, जीनस बोलेंगे, उसको प्रोनाउंस करेंगे हम लोग। होमोजीनस मिक्सचर और हेट्रोजीनस मिक्सचर। अगर बात करें हम यार एलिमेंट्स की, तो एलिमेंट्स क्या होते हैं कि इसमें एक ही टाइप के एटम से मिलकर के एलिमेंट्स बने हुए होते हैं, ठीक है। एक ही टाइप्स के एटम से मिलकर के ये एलिमेंट्स बने होते हैं। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर जी एटम क्या होता है ना। तो एटम क्या होता है, ये मैटर का वह स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, ठीक है। यानी यूँ कहें कि एटम्स इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन बट डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, यानी स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता, उसे हम क्या बोलते हैं एटम बोलते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा इसमें जैसे का हाइड्रोजन हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं एटम बोलते हैं, ठीक है। और जब हम कई सारे एक ही टाइप्स के एटम को मिला देते हैं, जब हम एक ही टाइप्स के एटम्स को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है एलिमेंट्स बन जाता है, ठीक है। जैसे जो हम लोग का पीरियोडिक टेबल होता है उसमें क्या होता है एटम्स होता है कि एलिमेंट्स होता है, तो उसमें हम लोग का एलिमेंट्स होता है। 118 एलिमेंट्स है ना, कहते हैं ना कि अभी तक 118 तत्व खोजे जा चुके हैं। तो अगर आप उसमें से कोई एक एलिमेंट से उठा लो, जैसे लेट से अगर हम कार्बन को उठा लिए, कार्बन तत्व को, तो उसको जब खोलेंगे उसमें ना तो कई सारे एक एलिमेंट में कई सारे कार्बन के एटम मिलेंगे, यानी एक ही एलिमेंट में एक ही टाइप के एटम मिलते हैं। अगर हम कार्बन का एलिमेंट ले रहे हैं तो उसमें कार्बन का एटम मिलेंगे, नाइट्रोजन का एलिमेंट ले रहे हैं तो उसमें नाइट्रोजन का एटम्स मिलेंगे कई सारे, है ना। तो यहाँ पे ये बात अब कंफर्म हो गई कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, इट्स अ ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स, ओके। नाउ द पॉइंट कम्स टू कंपाउंड। अब कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो कंपाउंड क्या होती है, इसमें एक ही टाइप्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं। एलिमेंट्स में क्या था कि इसमें सेम टाइप ऑफ एटम्स थे, इसमें क्या होगा सेम टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, सेम टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। अब क्वेश्चन आपके मन में ये उठेगा जैसे एटम्स से रिलेटेड उठा था कि सर जी मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो मॉलिक्यूल्स आप लोगों को कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, तो ये हम बताते हैं। वैसे मॉलिक्यूल्स को हम हिंदी में बोलते हैं अणु,
ठीक है। तो यानी अणु का, तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ये मैटर का वह सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो कि स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। यानी यूँ कहें तो molecules is the smallest particles of matter which do not participate in chemical reaction but it can exist in free state, ठीक। इसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। तो मॉलिक्यूल्स मिल करके, एक ही टाइप्स के मॉलिक्यूल्स मिल करके क्या बनाते हैं, कंपाउंड बना देते हैं। और जब हम एक इसी कंपाउंड में किसी चीज़ का मिलावटी कर देते हैं तो मिक्सचर बन जाता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक यहाँ पर कंटेनर कोई है और इसमें पानी भरा हुआ है, तो इसमें क्या होगा, कई सारे H2O के मॉलिक्यूल होंगे। जैसे इसको मानते हैं H, जो H2O होता है पानी होता है, उसमें 2 हाइड्रोजन होते हैं और एक ऑक्सीजन होता है, इस तरीके से। इसको मानते हैं हम एक डब्बा, है ना, और इसको मानते हैं दूसरा डब्बा, इस तरीके से। इसको मान लेते हैं हम लोग तीसरा डब्बा और इसको मान लेते हैं हम लोग चौथा डब्बा। अब हम क्या करते हैं, अच्छा अब इसको हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड बोलेंगे, क्योंकि इस वाटर जो कंटेनर में जो वाटर है इसमें एक ही टाइप के क्या है, हमारे मॉलिक्यूल्स हैं। अब हम इसमें से कोई एक डब्बा को निकाल करके, है ना, इसमें हम नमक डाल दे रहे हैं NaCl, ऐसे एक डब्बा, एक H2O का मॉलिक्यूल निकाल दिए, उसको निकालने के बाद इसमें हम एक मॉलिक्यूल NaCl का डाल दिए। अब होगा क्या, अब ये होगा कि यहाँ पर इसको हम कंपाउंड नहीं बोलेंगे, कंपाउंड तब तक बोल रहे थे जब एक ही टाइप के क्या हमारे मॉलिक्यूल्स हो। अब इसको हम नाम देंगे मिक्सचर, ठीक है। क्या नाम देंगे इसको, मिश्रण या मिक्सचर नाम देंगे, क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स आ गए, डिफरेंट टाइप्स के मैटर आ गए, ठीक है। तो ये हमारा मिक्सचर हो गया। तो मिक्सचर को मतलब क्या होता है, इसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थों का इसमें क्या होता है, मिलावट होता है, उसी को हम बोलते हैं मिश्रण या मिक्सचर। अब मिक्सचर को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, पहला होमोजीनियस और दूसरा हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस जीनस में क्या होता है कि इसमें जो भी मैटर हम मिलाते हैं, मिलाने के बाद इसका जो क्वांटिटी होती है जिसका हम मिलाते हैं वह पूरी तरीके से डिस्पर्स्ड हो जाए, फैल जाए, और थ्रू आउट द मिक्सचर उसमें कोई भी मतलब जो भी उसको इसमें घोले हैं वो ना दिखे, है ना, पूरा यूनिवर्सल रहे, सार्वत्रिक रहे, तो उसको बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे अगर हम पानी में अगर नमक घोल दें या फिर चीनी घोल दें, तो घुलने के बाद क्या होता है, अगर हम चीनी घोल देते हैं, सुक्रोज, तो उसमें पूरा जो चीनी होता है घुल जाता है। अब घुलने के बाद उसमें चीनी नहीं दिखता कहाँ गया, तो चीनी क्या हुआ, पूरी तरीके से पूरे पानी में घुल गया, ठीक है। तो उसको बोलते हैं होमोजीनस मिक्सचर। और होमोजीनस मिक्सचर का ही एक दूसरा नाम होता है सॉल्यूशन, जिसको हम बोलते हैं विलयन, ठीक है। और बात करें अगर हम हेट्रोजीनस मिक्सचर की, है ना, हेट्रोजीनस मिक्सचर की, तो इसमें क्या होता है, जैसे एग्जांपल द्वारा समझने की कोशिश करते हैं इसको भी हम लोग। जैसे मान लीजिए हमारे पास पानी है और उसमें हम बालू डाल देते हैं, पानी में बालू डाल देते हैं, तो होगा क्या कि उसमें जो भी हमारे बालू होगा वह अच्छी तरीके से नहीं घुलता है पानी में, तो क्या होगा, उसी तरह से दिखाई देगा जब तक घोलेंगे, पूरी तरीके से घुलेगा उसमें। लेकिन जब उसको हम छोड़ देंगे घोलना, तो क्या होगा, जो बालू होगा नीचे उसके सतह पर नीचे बैठ जाएगा, ठीक है। तो वो क्या होगा, उसको हम अलग अलग कर सकते हैं कई सारे विधियों के द्वारा, तो हम इसको बोलते हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर, ठीक है। तो ये था हम लोगों का मैटर के बारे में। मैटर के हम देखें क्या होता है, इसकी क्लासिफिकेशन को। तो मैटर को हम लोग 2 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, पहला फिजिकल, दूसरा केमिकल। फिजिकल के आधार पर हम 3 भागों में बांटे हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। फिर हम केमिकल के आधार पर मैटर को 2 भाग में बांटे हैं, प्योर सबस्टेंस और मिक्सचर। फिर प्योर सबस्टेंस को हम लोग बांटते हैं एलिमेंट्स में और कंपाउंड में। एलिमेंट्स में बताएं इसमें सेम टाइप के क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। फिर बताएं एटम्स क्या होते हैं, तो बताएं जो एटम्स होते हैं ये हमारे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं, जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते। फिर हम बात किए कंपाउंड्स के बारे में, तो कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये एक ही टाइप्स के मॉलिक्यूल्स से बने होते हैं। और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ये भी हमारे मैटर के स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, और ये जो है कि अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं लेकिन स्वतंत्र अवस्था में यानी फ्री स्टेट में रह सकते हैं, ठीक है।
फिर उसके बाद किए हम बात उसके बाद हम लोग बात किए मिक्सचर के बारे में। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और आप हमें ये भी बताएं कि हम और कहाँ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं इस वीडियो को बनाने से रिलेटेड। जो भी अपना सुझाव हो, एडवाइस हो, दे सकते हैं हम कमेंट के माध्यम से। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें।